गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, एज यूजुअल चारों पहर। और इस पहर लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं वो रूट वर्ड्स की बात कर रहे हैं। देखिए, वर्ड मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से और लाइफ के पर्सपेक्टिव से। अगर आपको वर्ड्स ही नहीं पता तो आप क्या ही समझ पाएंगे, और जब समझ नहीं पाएंगे तो ओपिनियन कैसे बनाएंगे, और ओपिनियन नहीं बनाएंगे तो आप आदमी काम के कहाँ रहे, जब आप चीजें परसीव नहीं कर सकते हैं। सो एक तरीका है कि भाई वर्ड है, उसका मीनिंग हमने याद कर लिया, एंटोनिम सिनोनिम याद कर लिया, और डिपेंड कर रहे हैं अपनी मेमोरी पे। एक तरीका और है जहां अगेन ऑफ कोर्स आपकी मेमोरी ही काम आती है, लेकिन वो तरीका क्या है कि आप रूट वर्ड्स याद कर लीजिए। फिर जिस किसी भी वर्ड में अगर वो रूट वर्ड है तो आपको एटलीस्ट ये अंदाजा है कि ये इसके इर्द गिर्द ही इसका मीनिंग रहेगा, और फिर आप ऑप्शंस में चूज करके आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। तो आज हम क्या करते हैं, इन टुडे सेशन व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज अ स्मॉल फास्ट सेशन। इसमें हम लोग कुछ रूट वर्ड्स की बात करेंगे, उनसे बने हुए कुछ वर्ड्स की बात करेंगे, और अगर होगा तो एक आधी एक्सरसाइज कर ली जाएगी, देखा जाएगा फिर जैसा होता है। अब पहला जो वर्ड है हमारे पास दैट इज एम्बल, और इसका मतलब होता है टू वॉक। तो अब किसी भी शब्द में अगर ये रूट वर्ड आ रहा है विच इज एम्बल, तो चांसेस हैं वो चलने फिरने के इर्द गिर्द उसका मीनिंग हो रखा होगा। तो लेट्स सी अगर मैं सही बोल रहा हूं तो। ऑलराइट, एम्बुलेटरी, रिलेटिंग टू और अडेप्टेड फॉर वॉकिंग। अगर कोई चीज एम्बुलेटरी है तो मतलब वो चल सकती है, या चलने की क्रिया से उसका कुछ एसोसिएशन, कुछ रिश्ता नाता हो रखा है। इट इज एम्बुलेटरी। जैसे अगर आप कहते हैं माई ग्रैंड मदर इज एम्बुलेटरी, तो उसका मतलब है कि वो अभी चल सकती हैं, इतनी उम्र नहीं हुई कि बिस्तर पकड़ लें। ओके, तो ये क्या है, रिलेटिंग टू और अडेप्टेड फॉर वॉकिंग। एम्बल, वॉक एट अ स्लो रिलैक्स्ड पेस। कभी कभी होता है आप उनमें किसी दोस्त के साथ चलते हैं बड़े इत्मीनान से बातें करते हुए, कोई जल्दी नहीं है, कोई हड़बड़ी नहीं है, तो आप क्या कह रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप एम्बल कर रहे हैं। तो पहले में एम्बुलेटरी, दूसरे में एम्बल, तीसरा एम्बुलेंस। भगवान ना करे कभी इसकी जरूरत पड़े। अ व्हीकल इक्विप्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग द इंजर्ड और सिक। आप तीनों वर्ड्स में एक चीज कॉमन पा रहे हैं, द रूट वर्ड ऑफ एम्बल। पहले में वॉक से था, दूसरे में भी वॉक से है, तीसरे में भी ट्रांसपोर्टेशन से है। तो वहां गाड़ी चल रही है, पेशेंट तो नहीं चल पा रहा है लेकिन गाड़ी चल रही है, तो कुल मिला के चल रहा है कुछ। सोमनाबुलिस्ट, देखिए सोमना में ना जो सोम जो रूट है दैट इज फॉर स्लीप, और एम्बल चलने, तो नींद में जो व्यक्ति सो रहा है। अ पर्सन हु वॉक्स अराउंड वाइल स्लीपिंग। अगर आपने पढ़ा हो सचिन तेंदुलकर जी के बारे में, इफ यू हैव रेड अबाउट मिस्टर सचिन तेंदुलकर, तो कहीं ना कहीं ये किस्सा जरूर पढ़ा होगा कि जब वो इंडियन टीम में आए थे, 16 साल के थे, छोटे से, और अक्सर नींद में चलते थे। उनके रूम पार्टनर शायद जो नेशनल लेवल पे जो मैचेस होंगे तो कभी कभार शायद सौरव गांगुली भी रहे थे, तो उन्होंने भी कहा कि यार एक रात में उठा और देखा ये बंदा चल रहा है नींद में, तो वो क्या हो गया, somnambulist हो गया। somebody who walks in his sleep, a person who walks around while sleeping। एक मूवी थी शायद हाउसफुल सीरीज की थी, 1 या 2 थी, उसमें जो पप्पा थे ना, पप्पा भी नींद में चलते थे, तो वो क्या थे, वो somnambulist थे। तो आपके पास क्या क्या वर्ड्स आने देखिए, एम्बुलेटरी आया है, एम्बल आया है, एम्बुलेंस हमको पता है, और somnambulist, पेराएम्बुलेट, एम्बल एंड पेराएम्बुलेट। पेराएम्बुलेट क्या कर रहा है, वॉक अराउंड इन अ लेजरली वे। जैसे वहां था धीरे धीरे चल रहे थे, यहाँ भी आप धीरे धीरे चल रहे हैं, कुछ अच्छी अच्छी बातें सोचते हुए चल रहे हैं, कुछ फिलॉसफी की बातें मन में रखे हुए हैं और सोचते हुए, दर्शन शास्त्र पे बात हो रही है आपकी आपस में, वो करते हुए चल रहे हैं। तो यू गॉट एम्बल से देखिए कितने सारे वर्ड्स बन गए। तो अगर आपको एम्बल पता है उसका मीनिंग क्या हो सकता है, दैट इज टू वॉक। अब ये जिस किसी भी शब्द में रहेगा, कम से कम आपको उसका कुछ मीनिंग तो आप डिराइव कर सकते हैं। एम्बुलेटरी, एम्बल, एम्बुलेंस, somnambulist एंड पेराएम्बुलेट। तो आई थिंक कौन कौन से वर्ड्स हैं जो आप ध्यान रख सकते हैं, somnambulist ध्यान रख सकते हैं, पेराएम्बुलेट ध्यान रख सकते हैं, एंड हाँ ऑफ कोर्स एम्बल याद ही रहेगा आप तो आपको। बेल, घंटी, और बेल का मतलब एक्चुअली में जो ये रूट है, अगर कहीं पे बेल लगा हुआ है तो उसका मतलब है, उसका रिश्ता किससे है, नाता किससे है, दैट इज रिलेटेड टू वॉर। ये मुझे भी नहीं पता था, देखते हैं। बेलिजरेंट, हॉस्टाइल एंड अग्रेसिव। तो अगर कोई बेलिजरेंट है तो बहुत अग्रेसिव है, बहुत हॉस्टाइल है, वो झगड़ालू प्रवृत्ति का
व्यक्ति हो रखा है, ठीक। क्योंकि बेल लड़ाई, वो लड़ना झगड़ना चाहता है, या उसका जो टेम्परामेंट है वो एक्चुअली झगड़े का है, लड़ाई का है। तो बेलिजरेंट है, वायलेंट है, इट इज हॉस्टाइल एंड अग्रेसिव। एंटेबेलम, बेटा एंटे का मीनिंग होता है बिफोर, एंटे मीन्स बिफोर, और बेल ल म वॉर हो गया, तो ये क्या हो गया, एग्जिस्टिंग बिफोर अ पर्टिकुलर वॉर। एंटेबेलम क्या हो गया है, किसी भी, अगर आप हिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो किसी भी वॉर के पहले जो सिचुएशन थी वो एंटेबेलम हो जाती है। जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्यों हुआ, उसके पहले कुछ सिचुएशंस हुए होंगे, कुछ जियोपॉलिटिकल चीजें बदली होंगी, उस हिसाब से अगर आप पढ़ते हो तो कब की बात हो रही है, वॉर के पहले की बात, एक पर्टिकुलर, इन आवर केस व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पहले की वो बात है, वो सिचुएशन की, दैट इज एंटेबेलम, एग्जिस्टिंग बिफोर अ पर्टिकुलर वॉर। बेलिकोस, बेली, फिर से बेल आ गया, फिर से एग्रेशन होगा, फिर से लड़ाई होगी, फिर से झगड़ा होगा, फिर से वॉर होगा। डेमोन्स्ट्रेटिंग अग्रेशन एंड विलिंगनेस टू फाइट। तो अगर कोई बेलिकोस है, मतलब भगवान न करे आपका हस्बैंड या वाइफ बेलिकोस हो, अगर वो बेलिकोस हैं तो भगवान बचाए आपको, क्योंकि फिर वो झगड़ालू प्रवृत्ति के हैं और जीना आपका कर देंगे खराब। तो तमीज से रहिए, थोड़ा कोशिश करिए कि ऊपर वाली की दया बनी रहे, ऐसा पार्टनर आपको ना मिले जो क्या हो, बेलिकोस हो। इनफैक्ट ऐसा पार्टनर ना मिले जिसके मन में कहीं बेल बज रही हो, कहीं वॉर जो है उसके दिमाग में चल रहा हो। और क्या वर्ड्स हो सकते हैं इससे, रिबेल हो सकता है। रिबेल अगेन आप देखिए, रिबेल जो है वो बागी है, तो जो व्यक्ति बागी होता है बेटा उसको कहीं ना कहीं लड़ना तो पड़ता है, बगावत कर रहा है तो उसको लोग रोकेंगे तो वो लड़ेगा। तो रिबेल क्या हो गया, अ पर्सन हु राइजेस इन ऑपोजिशन और आर्म्ड रेजिस्टेंस अगेंस्ट एन एस्टेब्लिश्ड गवर्नमेंट और लीडर। तो कोई लीडर है, कोई गवर्नमेंट है, उसके खिलाफ बंदे ने युद्ध का ऐलान कर दिया है, वो क्या हो गया, रिबेल हो गया। सो वर्ड्स क्या हो गए बेटा हमारे पास, बेलिजरेंट, एंटेबेलम, बेलिकोस या फिर रिबेल। अगला वर्ड है क्रॉन। आपने एक टर्म सुना होगा, क्रोनोलॉजी समझिए। तो क्रोनोलॉजी में क्या है कि समय का जो ऑर्डर है वो समझने की बात की जा रही है। तो क्रॉन जो है वो इट स्टैंड्स फॉर टाइम। किसी भी वर्ड में अगर आपको ये रूट मिलता है, कौन सा, क्रॉन, तो आप क्या समझेंगे, इसका मीनिंग किस वर्ड के आसपास रहेगा, टाइम के आसपास रहेगा। देखते हैं वर्ड्स क्या क्या है हमारे पास। क्रोनोलॉजी, अगेन इसकी बात अभी हमने कर ही ली थी, द अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स और डेट्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर अकरेंस। कोई चीज किस तारीख को हुई है उस ऑर्डर में हमने उसको रखा हुआ है, तो दैट इज अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। जैसे आप ऐसे समझे, ये भी एक क्रोनोलॉजी है, सुबह उठेंगे, फ्रेश होंगे, अखबार पढ़ेंगे, चाय पिएंगे, तैयार होंगे, नाश्ता करेंगे, ऑफिस जाएंगे, काम करेंगे, शाम को वापस बस पकड़ेंगे, घर आ जाएंगे। ये क्या हो गया, ये एक टाइम का ऑर्डर है, दिस इज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रॉनिक, क्रॉनिक, अगर कोई क्रॉनिक डिजीज है, मान लीजिए किसी को, ही सफर्स फ्रॉम क्रॉनिक हाइपरटेंशन, तो इसका मतलब है कि वो बड़े लंबे समय से चला आ रहा है। इट इज नॉट कि अभी अभी फाइंड किया इसको, इट इज क्रॉनिक, मतलब वो बहुत लंबे समय से है, दैट इज परसिस्टिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। फिर वर्ड आता है क्रॉनिकल, अ फैक्चुअल रिटन अकाउंट ऑफ इंपॉर्टेंट इवेंट्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर अकरेंस। ऐसे है क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया, आपने शायद सुना हो, मूवी देखी हो, तो उसमें समय के हिसाब से जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए थे उनका लिख के रखा हुआ है। वो पिक्चर की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ क्रॉनिकल की बात कर रहा हूं। मेंटेन अ क्रॉनिकल, हिस्टोरिकली जो इवेंट जिस टाइम पे हुआ है उसका एक ऑर्डर बना के चलते हैं। क्रोनोमीटर, एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग टाइम एक्यूरेटली। घड़ी, तो क्रोनोमीटर है तो समय बिल्कुल एक्यूरेटली मेजर करेगा। तो बेटा क्रॉन क्या हो गया, क्रोनोलॉजी हो गया, क्रॉनिक हो गया, क्रॉनिकल हो गया एंड क्रोनोमीटर हो गया। तो आप देखो एक ही रूट से काफी सारे वर्ड्स, चाहे वो बेल हो, चाहे वो एम्बल हो, चाहे वो क्रॉन हो, बहुत सारे वर्ड्स हम एक रूट वर्ड से देख रहे हैं यहाँ पे। और मीनिंग देखिएगा सबका उस रूट वर्ड के हिसाब से ही होता है, एग्जैक्ट तो मीनिंग नहीं होगा, बट वो रूट जो रहेगा ना वो अपना छाप छोड़ देगा वहां पे। एनाक्रोनिज्म, एन एरर इन क्रोनोलॉजी। एना, एब्सेंस ऑफ क्रोनोलॉजी, ओके। जो प्रॉपर सीक्वेंस हमें रखना था समय के हिसाब से, टाइम के हिसाब से, डेट के हिसाब से, हमने वो नहीं रखा, तो ये क्या हो गया, एनाक्रोनिज्म हो गया। तो फिर से देख लें, नया वर्ड एक ऐड किया आपने, एनाक्रोनिज्म।
क्रॉनिज्म देखते हैं। नया और क्या आता है, क्रेड। क्रेड माने टू बिलीव। अब अगर कुछ इनक्रेड है तो एब्सेंस ऑफ बिलीफ हो जाता है, मुश्किल होगा उसको बिलीव कर पाना। अब समझ में आ रही होगी बात आपको कि हम कैसे रूट वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं मीनिंग निकालने के लिए। तो क्रेड इज टू बिलीव, क्रेडो, अ स्टेटमेंट ऑफ द बिलीफ्स और एम्स विच गाइड समवंस एक्शन। आपकी कुछ धारणाएं हैं, आपके कुछ विचार हैं, आपकी कुछ बिलीफ्स हैं, वो आप लिए बैठे हैं और आपके एक्शन उसी हिसाब से हो रहे हैं। तो वो जो स्टेटमेंट ऑफ बिलीफ्स और एम्स है, ये आपका क्रेडो हो जाता है। क्रेडिबल, एबल टू बी बिलीव। अगर आप एक क्रेडिबल व्यक्ति हैं तो आपकी बात का विश्वास किया जा सकता है, और अगर आप क्रेडिबल नहीं हैं तो आपकी बात का विश्वास नहीं किया जा सकता। क्रेडेंस, बिलीव इन और एक्सेप्टेंस ऑफ समथिंग एज ट्रू। आपने जो कहा उसमें कितना क्रेडेंस है, मतलब आपने जो कहा उसमें कितनी सच्चाई है, कितनी वो चीज बिलीव कर सकते हैं, कितना वो बिलीवेबल है। दैट इज द वर्ड क्रेडेंस। Credulity, a tendency to be too ready to believe that something is true or real. Naivety. Okay, अगर आप नाइव हैं तो उसका मतलब यह है कि आप लोगों पे, उनके कहे पे बड़े आराम से विश्वास कर लेते हैं और फिर इस बात का आपको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। लोग आपको गलिबल, GULLIBLE, गलिबल समझ के बेवकूफ बनाते रहेंगे। तो जरूरत नहीं है बहुत ज्यादा क्रेडिबिलिटी की, बिना जांच पड़ताल किए भरोसा करने की आवश्यकता नहीं है, नाइविटी की जरूरत नहीं है। इनक्रेडुलस, अनविलिंग और अनेबल टू बिलीव समथिंग। और अगर आप इनक्रेडुलस हैं तो फिर दिक्कत क्या है, फिर अब किसी चीज पे भरोसा ही नहीं है, कुछ भी आपको सत्य लग ही नहीं रहा है। तो एक्सट्रीम केस से बच के चलते हैं, रिसर्च करके चलते हैं, थोड़ा पता करके चलते हैं कि किस बात पे भरोसा कर सकते हैं, किस बात पे भरोसा नहीं कर सकते। सो यू गॉट वर्ड्स क्रेडो, जो कि आपका एक स्टेटमेंट ऑफ बिलीफ्स है। देन यू गॉट क्रेडिबल, एबल टू बिलीव, क्रेडेंस, बिलीफ इन और एक्सेप्टेंस ऑफ समथिंग एज ट्रू। क्रेडिबिलिटी, टेंडेंसी की जल्दी से बात पे विश्वास कर लेना, और इनक्रेडुलस, बात पे विश्वास नहीं करना। अनएक्सेप्टेबल और अनएबल टू बिलीव समथिंग दैट इज इनक्रेडुलस। डेमो, डेमो माने पीपल। वो आप कई जगह जाते हैं डेमो लेने, ऑलराइट। तो बेसिकली वो जो है वो डेमोन्स्ट्रेशन है जहां पे दर्शाया जाता है, और चांसेस है कोई व्यक्ति ही दर्शा रहा होगा। तो डेमो में पहला वर्ड आता है अपना डिमागोग। पॉलिटिकल लीडर सीकिंग सपोर्ट बाय अपीलिंग टू द प्रीजुडिसेस ऑफ द पीपल। बात समझिए, हमारे आपके सबके ना कुछ विचार हैं जो हमने पहले से ही बना रखे हैं, यार ये सही होता है, ये गलत होता है। कोई राजनेता है जो कि हमारे इन विचारों का फायदा उठाता है, और वो क्या कर रहा है, वो उन्हीं विचारों को हवा देता है जो आपको पसंद है, और उनके थ्रू वो अपना उल्लू सीधा करता है, अपना काम निकलवाता है। तो वो क्या है, ही इज अ डिमागोग। पॉलिटिकल लीडर सीकिंग सपोर्ट बाय अपीलिंग टू द प्रीजुडिसेस ऑफ पीपल। अगला वर्ड आता है एपिडेमिक। ओके, अगेन डेम है यहां पे। वाइड स्प्रेड अकरेंस, अब इसकी बात तो कोई ना ही करे, अभी 2-3 साल से यही झेलते हुए आ रहे हैं हम लोग पैंडेमिक को। Widespread occurrence of an infectious disease in a community at a particular time. एक देखिए, जो पैंडेमिक था वो दुनिया भर में फैला हुआ था, ये क्या है, ये एपिडेमिक है, ये एक कम्युनिटी पे एक ही समय पे फैला हुआ रोग है। दैट इज एपिडेमिक, वाइडस्प्रेड अकरेंस ऑफ एन इन्फेक्शियस डिजीज इन अ कम्युनिटी एट अ पर्टिकुलर टाइम। डेम, लोगों को ही अफेक्ट कर रहा है। ओके, नेक्स्ट इज डेमोग्राफिक। एक आपने टर्म सुना होगा अगर आप किसी इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं, डेमोग्राफिक डिविडेंड। डेमोग्राफिक डिविडेंड रिलेटिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के स्ट्रक्चर का फायदा, दैट इज डेमोग्राफिक डिविडेंड, जो कि इंडिया को मिल रहा है, मिलना चाहिए, क्योंकि यंग नेशन है, द एवरेज एज इज रियली यंग। तो और पॉपुलेशन जो है बहुत ही कह सकते हैं आप वैरिड है, हर तरह के लोग हैं, तो उसका फायदा देश को मिलना चाहिए। डेमोग्राफिक, वी मस्ट अर्न द डेमोग्राफिक डिविडेंड, ये कहते हैं इसको, रिलेटिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन, डेमोग्राफी। डेमोक्रेसी, इंडिया इज द बिगेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, जो कि अमेजिंग है फॉर द कंट्री ऑफ सो मेनी पीपल, डेमोक्रेसी बनी हुई है।
सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बाय ऑल द एलिजिबल मेंबर्स ऑफ अ स्टेट। आपने सुना होगा अब्राहम लिंकन का लाइन, फॉर द पीपल बाय द पीपल ऑफ द पीपल। तो डेमो इट इज जस्ट पीपल। डिक्ट, डिक्टेशन, इमला जिसे हिंदी में कहते हैं। तो डिक्ट मतलब बोलना, स्पीक। क्या क्या वर्ड्स आपके सामने आते हैं? मैलडिक्शन। तो MAL बेटा नेगेटिव यूज होता है। अगर आपने सुना होगा बेनेवोलेंट, बेनेवोलेंट में वो बड़े दिल की बात कर रहा है, मैलेवोलेंट में उसकी नीयत गड़बड़ है। ओके, तो मैलडिक्शन अकर्स, श्राप दे दिया जिसे कहते हैं। ठीक है, जा मैं तुझे श्राप देता हूं, ऐसा कुछ बोल रहे हैं तो क्या कर रहे हैं वो? मैलडिक्शन है वो। डिक्शन, द स्टाइल ऑफ एनंसिएशन इन स्पीकिंग और सिंगिंग, जिस तरह से व्यक्ति बोलता है, अपने आप को व्यक्त करता है, वो डिक्शन हो गया उसका। इंडिक्ट, फॉर्मली अक्यूज और चार्ज विद अ क्राइम। अगर किसी को इंडिक्ट किया जा रहा है तो उस पर फॉर्मल चार्जेस ऑफ अ क्राइम लगाए जाते हैं। देखिए, एक तो होता है कि हमें शक है इन्होंने ये क्राइम किया है, एक है कि अब हम इन पे ये चार्ज ऑफिशियली लगा सकते हैं, हमारे पास प्रूफ है, हम कोर्ट में जाके उसको प्रूफ कर सकते हैं। तो वो क्या हो गया? वो इंडिक्ट करना हो गया। कॉन्ट्रडिक्ट, अपोज कर देना हो जाएगा। assert the opposite of a statement made by someone, किसी ने कुछ कहा, आपने उसकी बात काट के उसको उल्टा कर दिया, तो आपने क्या कर दिया? उसको कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया। अक्सर लोग खुद को ही कॉन्ट्रडिक्ट कर देते हैं, अपने आप को, अपने कहे हुए से मुकर गए, उसका उल्टा बोलने लगे। तो हम कहते हैं भाई कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट क्यों दे रहा है? जो एक काम किया उस पर स्टिक करते हैं ना। डू नॉट कॉन्ट्रडिक्ट योरसेल्फ। प्रेडिक्ट, आगे का बताना। से अ स्पेसिफाइड थिंग दैट विल हैपन इन द फ्यूचर। तो सब देखिए, डिक्ट डिक्ट डिक्ट, मैलेडिक्शन बुरा बोलना, श्राप दे देना। डिक्शन स्टाइल है बात करने का, बोलने का। इंडिक्ट चार्जेस लगा देना, बोल दिया। कॉन्ट्रडिक्ट अपोज कर देना। प्रेडिक्ट फ्यूचर का बताना कि क्या होने वाला है। मैल, बैड या बैडली, मैलेडिक्शन मैंने वहां पे बात कर लिया था बेटा इसका। वर्ड्स आते हैं मेलोडी, अ डिजीज और एलिमेंट। अब मेलोडी है तो इसका, ये मेलोडी नहीं है, वो सुर वाली बात नहीं कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, मधुर है, ठीक है। ये बात कर रहे हैं MALADY की, मतलब कोई बीमारी है, कोई डिजीज है, कोई एलिमेंट हो रखा है। बैड है ना, MAL इज ऑल बैड। ओके। मैलफिसेंस, रॉन्ग डूइंग, खासतौर से ऑफिशियल रॉन्ग डूइंग। कोई ऑफिस में एक पोस्ट पे है, अच्छी सी पोस्ट पे है, उसका वो गलत फायदा उठाता है और घपला करता है, तो वो क्या हो गया? मैलफिसेंस हो गया। और मैल आप देख ही रहे हैं, बैड है या बैडली है, रॉन्ग डूइंग हो गया बेटा। मैलवोलेंट, मैंने बेनिवोलेंट कहा था, उसका ऑपोजिट मैलवोलेंट हो गया। शोइंग अ विश टू डू इविल टू अदर्स, मतलब मेरी इच्छा है मैं किसी का बुरा करूं, तो ये क्या हो गया? ये बीइंग मैलवोलेंट हो गया। मैलिस, डिजायर टू हार्म समवन। इफ यू आर होल्डिंग सम मैलिस टुवर्ड्स समवन, तो आपकी इच्छा है कि मैं इसका नुकसान कर दूं, ऐसी इच्छा मत रखिएगा, किसी का नुकसान क्यों ही करना। एंड मैलिग्नेंट, वेरी वायलेंट और इन्फेक्शियस। देखिए, स्किन में मान लीजिए कुछ एक आपका ग्रोथ हो गई है, तो वहां पे दो वर्ड्स होते हैं आपकी रिपोर्ट में, एक होता है मैलिग्नेंट, एक होता है बिनाइन। बिनाइन है तो वो हार्मलेस है, और अगर वो मैलिग्नेंट है तो वो खतरनाक है, वो फैलेगा और वो कैंसरस हो सकता है। तो मैलिग्नेंट इज वेरी वायलेंट और इन्फेक्शियस। अब ये हमारे पास आज के वर्ड्स हो गए हैं। एम्बुलेटरी, एम्बल है तो चलने से मतलब रहेगा, एम्बल आराम से धीरे धीरे चलना। एम्बुलेंस सब जानते हैं। सॉम्नम्बुलिस्ट, नींद में चलने वाला, सॉम्न नींद, एम्बुलिस्ट टू वॉक। पेराम्बुलेट, लेजरली वॉक, आराम से धीरे धीरे टहल रहे हैं जैसे। बेलिजरेंट, बेल था तो वॉर था, तो बेलिजरेंट है तो हॉस्टाइल है, अग्रेसिव है। एंटीबेलम, एंटे माने पहले और बेल माने वॉर था, तो एक पर्टिकुलर वॉर के पहले का जो समय है उसको हम एंटीबेलम कह देते हैं। बेलिकोस, झगड़ालू, लड़ाका, युद्ध के लिए तैयार। रिबल, जो गवर्नमेंट से या अथॉरिटी से लड़ने को तैयार है, पलटने को, तख्ता पलट को तैयार है, दैट इज रिबल। क्रोनोलॉजी, समय से, ऑलराइट, समय के हिसाब से। क्रॉनिक, परसिस्टिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय से चला आ रहा है, तो क्या है वो? क्रॉनिक हो चुका है। क्रॉनिकल, एक आप कहते हैं कि वो पूरा स्टेटमेंट है, डेटा है, मेंटेन किया हुआ है, किसके हिसाब से? क्रोनोलॉजी के हिसाब से, दैट इज अ क्रॉनिकल। क्रोनोमीटर, जो समय नापने के लिए मशीन होती है। एनाक्रोनिज्म, क्रोनोलॉजी गलत हो गई, क्रोनोलॉजी मिसिंग है, जो इवेंट जिस
टाइम से हुए थे वो थोड़ा उल्टा पुल्टा कर दिया हम लोगों ने, तो दैट इज एना, एब्सेंस ऑफ क्रोनोलॉजी। क्रीडो वो स्टेटमेंट आपके बिलीफ का, क्रेडिबल विश्वास के लायक, क्रीडेंस वो चीज जिसके बेसिस पे विश्वास किया जाता है, क्रेडिबिलिटी जो आराम से विश्वास कर लेते हैं जरूरत से ज्यादा बेसिकली, इनक्रेडुलस जो विश्वास करता ही नहीं है, इन है वहां पे, डेमागोग डेम पीपल, डेमागोग वो नेता जो कि लोगों के जो धारणाएं हैं उनका फायदा उठा के अपना काम निकलवाता है। एपिडेमिक कम्युनिटी में एक ही टाइम पे फैला हुआ डिजीज है ये, ओके। डेमोग्राफिक द स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन, डेमोक्रेसी जो हम हैं, मैलेडिक्शन, मैल तो गलत था तो मैलेडिक्शन क्या हो गया, गलत बोल दिया, कर्स श्राप, डिक्शन बोलने का तरीका, ओके। इंडिक्ट चार्ज लगा देना फॉर्मली कि ये क्राइम किया हुआ है, कॉन्ट्रडिक्ट बात को अपोज कर देना, प्रेडिक्ट फ्यूचर बताना, मेलेडी डिजीज एलमेंट, मैलफिसेंस रॉन्ग डूइंग खासतौर से ऑफिशियल, मैलवोलेंट किसी के प्रति कुछ गलत करने की इच्छा, मैलिस एक्चुअली अगेन ऑलमोस्ट क्योंकि एम ए एल है तो सब गलत ही हो रहा है, बैड ही हो रहा है, बैडली ही हो रहा है, मैलिग्नेंट वो जो कि बहुत तेजी से फैलता है, वायरुलेंट है, हाईली वायरुलेंट। तो बेटा ये इतने सारे वर्ड्स आपने पढ़ लिए सिर्फ किस पे बेस्ड, एम्बल पे, ओके, फिर आप आए बेल पे, फिर आप आए क्रोनो पे और फिर आप आए डेमो पे। तो 4 रूट्स ने आपको इतने सारे वर्ड्स दे दिए हैं, और भी होंगे। आप देखिए रूट वर्ड्स का पावर कितना है, इतने से रूट वर्ड्स और इतने सारे शब्द हमारे सामने आते हैं। हम लोग कुछ ये वर्ड्स उठाते हैं और एक्सरसाइज करते हैं, फिर इन द ब्लैंक करते हैं। पहला वर्ड है, ये कहता है लव इज अ विदाउट क्योर, प्यार का कोई इलाज नहीं है, कहने का मतलब ये है। तो आप क्या उठा सकते हैं यहाँ पे, इज इट पैराम्बुलेट, इज इट एंटीबेलम, इज इट बेलिकोज, इट इज एनाक्रोनिज्म, इज इट इनक्रेडुलस, मैलेडिक्शन, इंडिक्ट, मेलेडी या मैलफिसेंस, क्या कहते हैं आप? डिजीज एलिमेंट इनकी सबकी जब हम बात कर रहे थे तो एक वर्ड बार बार आ रहा था, अरे भाई आजा, वो था मेलेडी। सो लव इज अ मेलेडी विदाउट क्योर, इसका कोई इलाज नहीं है। नेक्स्ट आंसर मेलेडी हो गया, ओके। अच्छा आपको लगा था एक्सरसाइज नहीं होगी, चलिए एक्सरसाइज तो हम कर रहे भाई यहाँ पे, चलिए खैर, ऑलराइट। अगला शब्द आता है, अगला सेंटेंस आता है, इन द पीरियड बिफोर द सिविल वॉर अफ्रीकन अमेरिकन वर रिगार्डेड एज प्रॉपर्टी। अगर आपने स्लेवरी की हिस्ट्री पढ़ी हो, इतिहास पढ़ा हो, तो आपको ये सब पता होगा, ठीक है। इन द पीरियड बिफोर द सिविल वॉर, तो वॉर के जस्ट पहले का पीरियड उसे क्या कहते थे? पहले एंटे, आई थिंक आंसर आपको मिलेगा एंटेबेलम। इन द एंटेबेलम पीरियड बिफोर द सिविल वॉर अफ्रीकन अमेरिकन वर रिगार्डेड एज प्रॉपर्टी। नेक्स्ट, द डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी मूव टू द सस्पेक्ट इन द मर्डर केस। अच्छा, अब मर्डर केस हुआ है, क्राइम हुआ है, तो एक ही वर्ड यहां पे मिलता जुलता रहेगा। उसके लिए हमारे पास आपने 2 वर्ड्स तो यूज कर लिए हैं, कौन कौन से? मेलेडी यूज कर लिया है और एंटेबेलम यूज कर लिया है। अब बाकी में क्या आ सकता है? द डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी, अब अटॉर्नी है, लॉ की बात कर रहा है, मर्डर हुआ है, क्राइम की बात हो रहा है, आप मिला के ना आप देखोगे तो यहां पे एक आंसर आता है, दैट इज इंडिक्ट। द डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी मूव्ड टू इंडिक्ट फॉर्मल चार्जेस ऑफ द क्राइम, लगा दिया आपने, इंडिक्ट द सस्पेक्ट इन द मर्डर केस। नेक्स्ट, the lottery winner was and could not believe his good fortune. लॉटरी विनर को एक्चुअली विश्वास नहीं हो रहा था कि वो लॉटरी जीत चुका है। अभी कल मैं कहीं पढ़ रहा था, किसी ने लॉटरी में 2000 का टिकट लिया था, 26 करोड़ का उसको घर-वर मिला और उसने कुछ ही महीने बाद उसको 32-33 करोड़ का बेच दिया। तो बहुत ही बढ़िया आदमी,
उस पर भी, लॉटरी पे तो जीते, उस पर भी प्रॉफिट बना रहे हैं। ऑलराइट, विश्वास नहीं हो रहा इनको। इनक्रेडुलस, द लॉटरी विनर वॉज इनक्रेडुलस एंड कुड नॉट बिलीव हिज गुड फॉर्च्यून। अपनी किस्मत पे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि अरे भाई इतना जीत गए हम लोग। नेक्स्ट इज एवरी इवनिंग द लोकल पीपल अराउंड द पार्क। अब पार्क में चल रहे हैं, आराम से चल रहे होंगे, आप गेस कर सकते हो, यहाँ पे एक ही वर्ड है जो कि चलने की बात करता है, एंड दैट इज पेराएम्बुलेट। एवरी इवनिंग द लोकल पीपल पेराएम्बुलेट अराउंड द पार्क। पार्क के चारों ओर अपना लेजरली वॉक करते रहते हैं। नेक्स्ट, द नॉइजेस मेड फॉर वॉर नाउ वर साइलेंट देन। अभी जो लड़ाई का बिगुल बजा रहे हैं ना, तब ये शांति थी, तब ये नहीं बोल रहे थे, ये मतलब है। तो पेराएम्बुलेट हो चुका है, एंटीबेलम हो चुका है, इनक्रेडुलस हो चुका है, इंडिक्ट हो चुका है, मैलडिक्शन हो चुका है, मेलोडी हो चुका है। तो आपके पास बहुत सारे वर्ड्स बचे नहीं हैं। और वैसे भी यहाँ पे क्या है, ये लड़ाई की बात कर रहा है, तो बेल वाला वर्ड जो होगा वही होगा। तो बेल वाला वर्ड हमारे पास जो बचता है वो बेलिकोज बचता है। तो द बेलिकोज नॉइजेज मेड फॉर वॉर नाउ वर साइलेंट बिफोर, साइलेंट देन। अभी जो शोर शराबा लड़ाई का कर रहे हैं तब ये शांति थी। एंड हियर वी फिनिश इट ऑफ। यहां पे हमारा आज का सेशन खत्म होता है। आपने देखा कि रूट्स में बड़ा दम है, 4 रूट्स थे और इतने सारे वर्ड्स हमने कवर कर लिए, ऑफ कोर्स विद एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का फायदा है कि जो शब्द सीखे हैं कम से कम उनका इस्तेमाल आना चाहिए आपको। तो अगेन प्लीज लगे रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा, रिपीट करते रहिए चीजों को। वोकैबुलरी की जहां हम बात करते हैं, द मोर यू रिपीट, द मोर यू एनकाउंटर द वर्ड्स, बेटर रहेगा आपके लिए इन टर्म्स ऑफ याद रहेंगे बेटा वो। तो मेहनत करते रहिए, फिर से मिलते हैं, बाय बाय।